हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और कर रहेंगे अपनी बहुत अच्छे से तैयारी। तो स्टूडेंट, मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आपका स्वागत करती हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल राज रिजल्ट तक। ये हमारे चैनल का नया नेम है और यही हमारे चैनल का नाम रहने वाला है। आई होप आप सभी को ये नाम बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही यूनिक लगेगा। जब आप इसको बार बार सुनते रहेंगे तो आपको ये नाम भी अच्छा लगने लगेगा। हमारे चैनल का नाम है रिजल्ट तक। आपका इस पर स्वागत है और मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेली एक प्रैक्टिस सेट करते हैं टॉप 50 क्वेश्चन का। आज हमारा 8वें नंबर का ये टॉप 50 क्वेश्चन का सेट पेपर है। 7 सेट पेपर हमने कर चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जा करके भी साथ के साथ टेस्ट आप कर लीजिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छी आपको गर्ल्स फीलिंग आने वाली है, क्योंकि आपको आपकी तैयारी कितनी हो गई है, कहाँ पर आपकी वीकनेस है, वो सब आपको पता चलने वाला है। अगर आपको मेरे चैनल पर जुड़ने के बाद आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और बने रहना है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक। और मेरा वादा है कि आपको रिजल्ट तक पहुंचने तक ये सेट आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही कारगर साबित होगा अगर आपने इसको बहुत आराम से, बहुत ही शांति के साथ इस टेस्ट को लगाया है। यही इंट्रोडक्शन मुझे आपको देना था। बीच में हम कोई भी बात फालतू नहीं बोलेंगे। मेरा उद्देश्य और आपका उद्देश्य सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना होगा, कंटेंट को डिलीवर करना होगा। तो चलिए मैं आज का टेस्ट पेपर स्टार्ट करती हूँ, पढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। पहले पढ़ते हैं हम क्वेश्चन, उसके बाद पढ़ते हैं ऑप्शन, फिर मैं आपको टाइम देती हूँ, तब हम इसका लगाते हैं आंसर। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इसी प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ, को भी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, लार का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर 1 है 6.5, 7.6, 7.8 या 5.6। तो लार का पीएच मान कितना होता है आप मुझे बताएंगे आंसर करके। तो आपको पता होगा लार का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.7 होता है। यानी कि जो क्षार होती है ये हमारी थोड़ी सी अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, ज़्यादा नहीं, बहुत नाम मात्र के लिए अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। चलिए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक तरफ इसमें क्या है, सम्मिलित करने के लिए दिया है, एक तरफ दिया है रोगों के नाम और जिन जीवाणु से के कारण वो रोग होता है, एक तरफ दिया है जीवाणु के नाम। चलिए पहले पढ़ेंगे हम रोग, फिर पढ़ेंगे जीवाणु के नाम और उसके बाद हम करेंगे इनका सही मिलान। तो हैजा, क्षय रोग, टीबी, निमोनिया और टेटनिस। एक तरफ दिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, डिप्लोकोकस निमोनी या विप्रो क्लोरी या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो स्टूडेंट कुछ नाम तो आपको रोगों के नाम पढ़ने से ही पता चल गए होंगे। जैसा कि आपको पता चल गया होगा, जो टिटनी है इसको टिटेनिस भी बोलते हैं, यानी कि डी का जो ऑप्शन मैच होगा वो होगा 1 से। हैजा रोग को आपको पता होगा, इसको क्या है, कोलेरा भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कोलेरा। तो कोलेरा आपको विब्रियो कोलेरा से मिल जाएगा। क्षय रोग को आपको पता होगा, इसको बोलते हैं माइक्रोबैक्टीरियम क्लोरो ट्यूबरक्लोसिस। और बचा हमारा निमोनिया, तो निमोनिया का बोल देंगे डिप्लोकोकस निमोनी। तो आप ऐसे इसके आंसर भी लगा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा हिंदी और इंग्लिश आता है तो आप इस क्वेश्चन को बनाकर ले जाएंगे। तो कहने का मतलब है जो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। यानी कि 3, 4, 2, 1 जिसने भी मैच किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा फिर से मिलाने के लिए आ गया है। एक तरफ दी है सूचीबद्ध में पहाड़ियाँ और वो पहाड़ियाँ किस स्टेट में इस्टेब्लिश्ड हैं, उनको हमको करना है मैच। तो इधर दी है गारो, मिरी की पहाड़ी, पंचई, मिलाई की पहाड़ी या डामला। इसको डाफला भी बोल देते हैं, डालमा भी बोल देते हैं। तो चलिए इनका कर लेते हैं मिलान। तो जैसे कि स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे, जो गारो है, गारो आपको कहाँ मिलेगी, मेघालय में। तो पहले का आंसर आपको ए में भी मिलेगा, बी में मिलेगा, सी में मिलेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दूसरा दिया है मिरी की पहाड़ी। तो मिरी की पहाड़ी आपको कहाँ मिलेंगी, मिरी की पहाड़ी मिलेंगी आपको अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका दूसरे का आंसर 3 हो गया। तो बी में तो है नहीं, ये भी कट हो गया और सी में भी आपको 3 मिला है। चलिए अभी 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं, आगे पढ़ते हैं सी ऑप्शन में। ये पंचई मिलाई की जो पहाड़ी है, ऑप्शन नंबर सी, आपको पता है ये कहाँ मिलती है, तमिलनाडु में। आपको पता होगा मलाई जितने भी पहाड़, अन्ना मलाई, मुकुर्ती मलाई, जितने भी ये मलाई वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें भी पीछे आता है, ये हमेशा तमिलनाडु से संबंधित होते हैं। आप यहाँ पे तुक्का भी मार सकते हैं, तुक्का आपका यहाँ पर 99.9% ठीक हो सकता है।
1% ऐसा है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका हो जाएगा तमिलनाडु। तो देखिए तमिलनाडु सी का जो दिया है दूसरा, इससे पहले वाले ऑप्शन में दिया है, मैं इसको सबको हटा देती हूँ। तो आप बताएंगे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। गारो की पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी मेघालय में, मिरी की पहाड़ी मिलेगी आपको अरुणाचल प्रदेश में, और मलाई की पहाड़ी मिलेगी तमिलनाडु में, और डालमा की पहाड़ी मिलेंगी आपको झारखंड में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा फिर से मिलान के लिए आ गया। लगता है कि आज सारा सेट पेपर में हमको मिलान के क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं, लेकिन मिलान के क्वेश्चन करने से एक फायदा होता है कि हमारे इसमें क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपको 1 या 2 का पता है तो आप इस क्वेश्चन को बनाकर ले जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में सूची को 2 को मिलाना है। एक तरफ सूची 1 में दी है बांध और दूसरी तरफ दी है सूची नंबर 2 जिसमें दी है नदियाँ, यानी कि कौन सा बांध किस नदी पर बना हुआ है वही हमको मैच करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। आप देखेंगे दुलहस्ती बांध जो है ये चिनाब नदी पर मिलेगा, आपको उकाई बांध ताप्ती नदी पर मिलेगा, तवा बांध तवा नदी पर मिलेगा, और बची गांधी सागर बांध ये मिलेगा चंबल नदी पे। तो चलिए मैच कर लेना। पहले का हो जाएगा दूसरा, तो दूसरा सी में दिया है, डी में दिया है, और गांधी सागर बांध का हो जाएगा बी का 1, तो ये दिया है हमारे डी में, यानी कहने का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, यानी 4th का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। आपने इसको समझ लिया होगा, कर भी लिया होगा, और आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को बना लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन करने में आपको काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, या ऑप्शन नंबर डी है परिवेक्षीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप राइट आंसर बताएंगे, ये आता है इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, ये हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दिखाई दे रहे होंगे आपको आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ती हूँ, आप भी पढ़िएगा और आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। दूसरा कथन दिया है नाबार्ड का मुख्यालय यानी कि इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। कूट दिया है केवल 1 सही, केवल 2 सही, केवल या तो 1 सही या 2 सही, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का आप कोशिश करेंगे राइट आंसर लगाने की, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हमारे दोनों कथन सही हैं। मैं कुछ इसकी डिटेल आपसे शेयर कर देती हूँ। नाबार्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये तो होगी इसकी स्थापना की बात। आगे मैं आपको बताती हूँ कि जो इसकी स्थापना की गई थी वो शिवरमन कमेटी की सिफारिश की गई थी, तब नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। और ये है हमको क्या है वित्त उपलब्ध कराता है कृषि और ग्रामीण विकास के हेतु, हमको ये वित्त उपलब्ध कराता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। तो आपको 4 से 5 लाइनें नाबार्ड बैंक की याद होनी चाहिए। आप नाबार्ड बैंक से कोई भी क्वेश्चन गलत करने वाले नहीं हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर के सी। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन है 2000 में, 2002 में, 2005 में और 2006 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि 2006 में इसको लागू किया गया था। स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाएगा कि अधिनियम आया कब था, ये मतलब पारित हुआ था 2005 में लेकिन लागू हुआ था 2006 में, तो ये तो होगी हमारी डिटेल। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बोलते हैं। भारत का सबसे पहला इकोनॉमिकल जो जोन था स्पेसिफिक इकोनॉमिकल जोन था वो था कांडला बंदरगाह। तो आप याद करेंगे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो आप बताएंगे कांडला बंदरगाह को स्थापित किया गया था। ये तो हो गया भारत के परिप्रेक्ष्य में। अगर आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि उत्तर प्रदेश का विशेष आर्थिक जो जोन है वो पहला कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो मैं आपको बता दूं उसका राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। तो आप इसका मुरादाबाद आंसर लगाएंगे क्योंकि यह क्वेश्चन आया था
RO ARO के एग्जाम में। तो आप यहाँ से RO ARO के एग्जाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये टेस्ट आपको चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे आपका UPSC लेवल का एग्जाम हो, प्री तक ये टॉप 50 क्वेश्चन आपका साथ देने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको दिखाई दे रहे आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि समान ताप व दाब पर सभी गैसों के आयतन के अणु की संख्या समान होती है। ऑप्शन है आवोगाद्रो का नियम, बॉयल का नियम, गैलुसेक का नियम या चार्ल्स का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का स्टूडेंट आप लगाएंगे राइट आंसर। तो समान ताप और दाब पर सभी गैसों के जो समान आयतन पर अणुओं की संख्या समान होती है उसे बोलते हैं आवोगाद्रो का नियम। आप पता होगा इसको बोलते हैं N बराबर PBNRT करके इसको एक फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ से इसका एवोगाद्रो का थोड़ा यहाँ पे गलती हो रही है, लेकिन इसका कुछ ऐसा ही फॉर्मूला होता है PB बराबर NRT। हाँ मैं आपको सही बता दूँ, इसको बोलते हैं PB बराबर NRT। ठीक है, ये होता है आदर्श गैस का नियम और एवोगाद्रो का नियम भी इसी से संबंधित होता है। तो आप ये यहाँ पर इसको बनाकर ले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है 15 अगस्त 1905 को, 24 अगस्त 1905 को, 16 अगस्त 1905 को या 7 अगस्त 1905 को। तो बंगाल जब विभाजन हो गया था तो किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के C, 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के दौरान शोक दिवस मनाया गया था। और आपको पता होगा जो बंगाल विभाजन है वो किसके पीरियड में हुआ था? करजन के हुआ था। और इस बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में यह इसको क्या किया गया था? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो चलिए दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसको बोलते हैं NGT, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसकी हो जाएगी इंग्लिश। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? 2006 में, 2008 में, 2009 में या 2010 में? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आप स्टूडेंट राइट आंसर बताएंगे 2010 में NGT की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो आप बताएंगे इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अगर आपसे पूछेगा वर्तमान में NGT के जो प्रमुख निदेशक हैं वो है प्रकाश श्रीवास्तव जी, आप इनका नाम भी याद रखेंगे क्योंकि प्रमुख अपॉइंटेंट जो होते हैं वर्तमान में वो हाल फिलहाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप ये 3 लाइन याद रखेंगे। NGT की स्थापना 2010 में की गई थी, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वे हैं प्रकाश श्रीवास्तव। तो आप ये सारी की सारी लाइनें याद रखेंगे, आप NGT से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी व सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर बी है आचार्य JP कृपलानी व C राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर C है पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आजाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व रफीक अहमद किदवई। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? यानी कि जब क्रिप्स मिशन भारत में आया था तो कांग्रेस के कौन से वे सदस्य थे जो आधिकारिक वार्ता में शामिल हुए थे? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आप बताएंगे राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के C, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। ये 2 ऐसे कांग्रेसी सदस्य थे जो आधिकारिक वार्ता में शामिल हुए थे। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12-13 आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी ब्लैंक की मापी जाती है? दबाव, वजन, जड़त्व, प्रणोद। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप ये राइट आंसर बताएंगे, ये हो जाएगा किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के C। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतम्य यानी जिसको पिच बोलते हैं जो निर्भर करता है तीव्रता पर, आवृत्ति पर, गुणता पर, आयाम पर। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर बताएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के B, यानी कि तीव्रता फ्रिक्वेंसी पर क्या है ध्वनि की जो पिच होती है वो डिपेंड करती है। तीव्रता का मतलब होता है लाउडनेस, यानी कि किसी की आवाज़ भारी है किसी की आवाज़ हल्की, तो आप बताएंगे
वो बताएंगे तीव्रता पर। गुण, गुण से तो आप आवाज़ पहचान लेते हैं कि महिला की है पुरुष की है। आयाम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड का कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति, यानी कि जो पिच डिपेंड होती है ध्वनि की वो निर्भर करती है आवृत्ति पर। और सबसे ज़्यादा पिच किसकी होती है, तो आपसे पूछ लेगा मच्छर की पिच सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद होती है महिला की, और उसके बाद सबसे कम पिच किसकी होती है, वो हो जाएगी किसकी, पुरुष की। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मच्छर की अधिक है या महिला की, तो आप आंसर बताएंगे मच्छर की। तो ये डिटेल भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मैंने थोड़ा कर लिया इसको जूम, आपको अच्छे से दिखाई देगा। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्टूडेंट, अगर वायु में तापमान की कमी कर दी जाएगी, जो सापेक्ष ह्यूमिडिटी होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है बढ़ जाती है, कम हो जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, पहले घटती है या फिर बढ़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे बढ़ जाती है, यानी कि अगर वायु में तापमान की कमी होगी तो जो ह्यूमिडिटी होगी उसकी आर्द्रता क्या है, बढ़ जाएगी। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हड़प्पा कालीन किस स्थल में खेल का मैदान मिला है। रोपड़ में मिला है, राखीगढ़ी में मिला है, धोलावीरा में मिला है, कालीबंगा में मिला है। तो खेल का मैदान कहाँ मिला है, क्वेश्चन नंबर 15 का आप मुझे राइट आंसर करके बताएंगे। ये बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, धोलावीरा में मिला है। और धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। रोपड़ पंजाब में है, राखीगढ़ी आपका हो जाएगा हरियाणा में, और कालीबंगा हो जाएगा आपका राजस्थान में। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। पी हेगड़े, सुंदरलाल बहुगुणा, रामदेव मिश्र या कैलाश संकला। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप राइट आंसर बताएंगे। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गया हमारे 16 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। अगर आपसे पूछेगा चिपको आंदोलन क्या है, ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था। और आपको पता होगा यह वृक्ष को काटने से बचाने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछने लगे कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो आप बताएंगे चंडी प्रसाद भट्ट। तो कभी कभी ऑप्शन में वो चंडी प्रसाद भट्ट भी देगा और सुंदरलाल बहुगुणा भी देगा। अगर जन्मदाता पूछेंगे तो सुंदरलाल बहुगुणा बताएंगे। अगर आपसे पूछेंगे इसकी प्रणेता कौन थे, तो आप बताएंगे चंडी प्रसाद भट्ट थे। तो आपको यह क्वेश्चन गलत नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मानव का हृदय, यानी इसको हार्ट बोलते हैं, कितने भागों में विभाजित है। यानी कि मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो स्टूडेंट आपको पता होगा मानव का जो हृदय होता है वो 4 कक्षों में डिवाइड होता है। अगर मैं मानव का हृदय बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से बटा होता है, यानी 4 चैम्बर होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर 1 है भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा का आधुनिकीकरण करना, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध, अंग्रेजी सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। तो बटलर कमेटी का उद्देश्य कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप आंसर बताएंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, अंग्रेजी सरकार और देशी राजाओं के बीच संबंधों को सुधारना। 1927 में बनी कमेटी बटलर का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म व जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है, आत्मा पर, कर्म पर, मोक्ष पर या पुनर्जन्म पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे आत्मा पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा आत्मा पर, क्योंकि आपको पता है बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में कहा गया है कि आत्मा जो होती है वो पुनः शरीर प्राप्त कर लेती है। यह तो ये इनके बीच में कॉन्ट्रीब्यूट था। तो आप क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर के ए। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे। आप बताएंगे
ऑप्शन नंबर के डी यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, महावीर स्वामी का पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है पाटलिपुत्र में, सारनाथ में, वैशाली में, राजगृह में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आप स्टूडेंट जो राइट आंसर बताएंगे वो बताएंगे राजगृह। यानी कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में। और राजगृह ये वर्तमान कहाँ पे है? आप बताएंगे बिहार में पहले हुआ करता। हर एक वंश की जो राजधानी थी वो पहले राजगृह या गिरिवेश थी। स्टूडेंट आप यहाँ सोच रहे होंगे, अगर आप जल्दी जल्दी में इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे बच्चे इस पे सारनाथ ऑप्शन टिक करने वाले हैं। 50% बच्चे से सारनाथ लगाएंगे। जो बच्चे पढ़ेंगे कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध दिया है क्या महावीर स्वामी दिया है, तभी आप इसका आंसर पर कर पाएंगे। अगर आपने आंसर नहीं किया तो आपका यह क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन बी केयरफुल पढ़ना है, तब जाके आपको इसका आंसर टिक करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे या ध्वनि तरंगे? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे ध्वनि तरंगे। स्टूडेंट यांत्रिक तरंगे वे वेव्स होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आपको पता होगा ध्वनि को चलने के लिए माध्यम जरूर चाहिए, यानी कि मीडियम चाहिए। ध्वनि को अगर मीडियम नहीं मिलेगा तो यह ट्रांसफर नहीं होगी। तो यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैंने कर लिया है जूम, तो आप अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुई थी? यानी कौन सी गैस थी जिसका रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी? ऑप्शन नंबर 1 है मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको पता होगा भोपाल गैस त्रासदी हुई थी हमारे भारत में और यह बहुत ही हमारी जनधन की हानि हुई थी। इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी गैस के कारण। वो कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? उसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में मिक गैस भी बोल देते थे। कभी कभी आपको MIC भी लिखा आ सकता है या मिक गैस भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट। कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपकी हर गलती, आपको हर पॉइंट बताकर चलना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके चैनल का नाम है रिजल्ट तक। आपको रिजल्ट तक पहुंचाना, आपके हाथों में रिजल्ट दिलाना, ये हमारे चैनल की जिम्मेदारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 24, आपको जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में दी गई है। ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी है महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। या ऑप्शन नंबर डी है महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कौन सा महाभियोग से संबंधित नहीं है, ये आप मुझे बताएंगे राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। क्योंकि आपको पता होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों से प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन जिस भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया को जारी किया जाएगा उसकी 1/4 जो हस्ताक्षर हैं उनसे वह पास होनी चाहिए, तभी महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आप दोनों क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? 550, 445, 500 या 545? तो आप क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 60। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। क्वेश्चन नंबर 26 है 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1970 में, 1972 में, 1975 में या 1980 में? तो क्वेश्चन नंबर 26 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1975 में। उस टाइम हमारी भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और उस टाइम में 20 सूत्री इकोनॉमिकल प्रोग्राम आया था
और वही इसको लेकर के आई थी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी 1975। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो क्वेश्चन नंबर 27 के आप ऑप्शन पढ़ेंगे तब बताएंगे राइट आंसर। ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी है अपराधियों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का स्टूडेंट जो आप राइट आंसर बताएंगे वो बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपसे पूछेगा केवल भारतीयों को प्राप्त अनुच्छेद कौन से हैं तो आप बताएंगे 15, 17, 19, 29 और 30। ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। इससे अतिरिक्त जितने भी आर्टिकल होंगे वो भारतीय और विदेशियों को भी प्राप्त होंगे। तो चलिए ये मैंने 5 के 5 आर्टिकल आपके सामने बता दिए हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? बसावन की, दशावंत की, उस्ताद मंसूर की या अबुल हसन की? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा बैलगाड़ी किसकी चित्रकार की कृति है? आप बताएंगे अबुल हसन की। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 आपको दिखाई दे रहा होगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होता है। ऑप्शन नंबर बी है कृषि और उद्योग दोनों का समान महत्व। ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों का समान भागीदारी, या इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि इसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ प्राइवेट क्षेत्र का भी क्या है बराबर की भागीदारी होती है, यानी कि इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों साथ में काम करते हैं। और भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? शाहजहां, अहमद लाहौरी, इनायत खान या अबुल हसन? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? इनायत खान। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। ये हो गए हमारे राइट आंसर। हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 30 पर। चलते हैं आगे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 आ गया है हमारे स्क्रीन पर। पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31, फिर लगाएंगे ऑप्शन का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि बेले जले की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था। आप बताएंगे हैदराबाद, मराठा, मैसूर, अवध। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैसूर। सहायक संधि को याद करने की एक ट्रिक होती है, इसको बोलते हैं हम तो आप से भी सीधे हैं। हम से हो जाएगा है से हो जाएगा हैदराबाद, मैं से हो जाएगा मैसूर, तै से हो जाएगा तंजावुर, और यहाँ से हो जाएगा अवध, इसको बोलते हैं पेशवा, और से हो जाएगा सिंधिया। तो ऐसे करके हम बेले जली की सहायक संधि के द्वारा जो भी राज्य को हड़पा गया था या स्वीकार किए थे, तो वो हम इसको इस लाइन के द्वारा याद कर सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट बुक्स करके कमेंट में कमेंट करते हैं कि हमको याद करने की ये ट्रिक को बनाकर दे दीजिएगा, तो मैं इसकी शॉर्ट वीडियो में बनाकर आपको दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या केशव चंद्र सेन? तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 32 का स्टूडेंट राइट आंसर बताएंगे, ये बताएंगे केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछेगा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तब आप बताएंगे देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताएंगे राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ये ब्रह्म समाज यह बाद में टूट गया था दो संप्रदाय में, एक हो गया था आदि ब्रह्म समाज, एक हो गया था भारतीय ब्रह्म समाज। लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज आगे चलकर ये भी बंद हो गया था, जो चलता रहा था वो आदि ब्रह्म समाज चलता रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 33 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 है श्यामजी कृष्ण वर्मा, सर सैयद अहमद खान, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आप बताएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। आपको स्टूडेंट ये पता होगा जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और इन्होंने महात्मा गांधी जी से कहा था कि आपको अगर भारत को सीखना समझना देखना है तो 1 साल तक बिना सुने बिना बोले आपको क्या है पूरे भारत को भ्रमण करना है। तो इसलिए महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसको बताया था? आप बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले को। और आपको गोपाल कृष्ण गोखले से जो एक चीज पॉइंट याद रखना चाहिए कि 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था, किसका अधिवेशन हुआ था? बनारस अधिवेशन कांग्रेस का। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा वो अध्यक्षता की गई थी। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। तो तीनों क्वेश्चन आपको पता चल गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36 आप पढ़िएगा और उसको क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 1 है नागपुर, दिल्ली, वर्धा, कोलकाता। तो क्वेश्चन नंबर 34 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्धा में। और वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और अमोनियम क्लोराइड का। तो जो शुष्क सेल बना होता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आप बताएंगे राइट आंसर। तो ये हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड का आंसर करते हैं। लेकिन आपको पता होगा जो गीली बैटरी आती है उसमें क्या करते हैं हम? सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 का प्रयोग करते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl होता है ये हमारे पेट में पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारी डिटेल आप सबको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है टाका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? यानी जो टाका होता है वो किसका क्या है? मिश्र धातु है। टीन व सीसा, टीन व तांबा, टीन तांबा व जस्ता, टीन सीसा व जस्ता। तो आपको पता होगा जो टाका होता है यानी कि इसको बोलते हैं सोल्डर भी इसको बोल देते हैं। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक सामान का अगर आप कहीं टाका लगाने जाते होंगे तो उसके पास वाइट वाइट सी धातु बोलते हैं, उसको ही टाका बोलते हैं। वह टाका किसकी मिश्र धातु होता है? तो आप बताएंगे टीन और सीसा की, यानी कि लेड और शीशे की वो है लेड और टीन की, यानी कि Sn+Pb। इसको अगर आपसे पूछेगा इसके अगर रासायनिक थंबनेल आपसे पूछने लगे तो आप बताएंगे Sn+Pb। Pb का मतलब हो जाएगा लेड और Sn का मतलब हो जाएगा टीन। तो चलिए कभी कभी क्या है इनके रासायनिक नाम के मतलब इनकी ये जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ना इनके ये भी दे देता है। तो कभी कभी आप इसको आप गलत नहीं कर पाएंगे। हिंदी में आए तो भी आपको हैंडल कर लेना है। अगर इसके नाम पूछेगा तो आप तभी भी इसके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39 आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। 37 है महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? एनी बेसेंट ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, बिपिन चंद्र पाल ने, इनमें से सभी ने। तो महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव आया था तो इन तीनों ने क्या है उसका विरोध किया था। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ऑप्शन नंबर के ए है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन हार्मोन की भांति व्यवहार करता है? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी। ये हो जाएगा विटामिन डी एक विटामिन भी है साथ साथ में ये हार्मोन भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कोबाल्ट धातु जो होती है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है क्या? अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज या एक्स रेज। तो कोबाल्ट 60 कौन सी रेज अपने अंदर से रिलीज करता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आप आंसर बताएंगे गामा रेज। तो आपको पता होगा कैंसर के इलाज में जो है कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। आपको पता होगा ये साइना कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 उसके अंदर यह पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी क्या है?
जैग्रेब, एसन सियोन, कोरनार्की या नसाऊ। तो क्रोएशिया की राजधानी क्या है? ये हो जाएगी एसनसियोन क्रोएशिया की राजधानी है। जमान भी लड़खड़ा गई है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के इसका आंसर टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है, भाला फेंक से है, घुड़दौड़ से है या गोला फेंक से है? तो नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता? ये क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल भी सपने में भी गलत नहीं होना चाहिए। इनका संबंध है भाला फेंक से, जिसको बोलते हैं जेवेलियन थ्रो। आपको पता होगा नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, जो 2020 के हुए थे, लेकिन कोरोना के कारण 2022 में हुए थे। अब 2024 में होंगे। तो आपको पता होगा 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, और 7 अगस्त को ही हैंडीक्राफ्ट डे भी मनाया जाता है। और आपको पता होगा नीरज चोपड़ा को हाल ही में एवरीडे सेल जो आते हैं उसका इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है, स्टैटिक भी पढ़ना है, और साथ साथ में आपका प्रैक्टिस सेट तो चल रहा है, जिसके कोई मतलब कहने ही नहीं है। एकदम टॉप 50 क्वेश्चन है, आपको हर पोर्शन से आपको क्वेश्चन यहाँ सर मिलता है, तो आपकी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 42, जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में, 1974 में, 1977 में या 2019 में? तो वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आप बताएंगे 1974 में पारित किया गया था, और 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ये हमारे सेट नंबर 4 या 5 के जो टेस्ट पेपर था उसमें आया था। तो चलिए, फिर आपको वायु वाला भी मिल गया, आज आपको जल प्रदूषण वाला मिल गया, यानी कि आपने 4 क्या है वन्यजीव संरक्षण भी पढ़ लिया, वायु प्रदूषण भी आपने पढ़ लिया, और जल प्रदूषण निवारण अधिनियम भी पढ़ लिया। आप साथ साथ में इनको नोट डाउन करते चलिए, आपका क्या है बहुत अच्छा यहाँ पर कंटेंट भी तैयार हो जाएगा स्टूडेंट। तो 1974 में यह किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, सुबनसिरी व धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रभावित होती हैं? यानी किस राज्य में ये बहती हैं? ऑप्शन नंबर 1 है असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो सुबनसिरी और धनसिरी किस राज्य में यह बहती हैं? आप इसका राइट आंसर हमको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए, ये असम राज्य में बहती हैं, और असम से बहती बहती ये जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है उसमें मिल जाती हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र में सहायक नदी कौन कौन सी होती है? सुबनसिरी, धनसिरी, लोहित, दिबांग, ये क्या है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। लेकिन ये कहाँ से बहकर आती हैं आप बताएंगे? ये असम राज्य में बहती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको रफ कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 है, असम कितने राज्य व देश के साथ सीमा साझा करता है? 5 राज्य 3 देश, 6 राज्य 2 देश, 7 राज्य 2 देश, 5 राज्य 1 देश। अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा कि पूर्वोत्तर राज्य कितने होते हैं? 7 होते हैं। एक होता है हमारा सिस्टर जिसको सिक्किम बोलते हैं, लेकिन हमको इसको नहीं पढ़ना है। हम पहले देखेंगे 7 सिस्टर जिनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर राज्य है। उसमें असम एक ऐसा राज्य है जो सभी के सभी राज्यों से सीमा साझा करता है, यानी कि एक असम को छोड़ दिया जाए तो यानी कि 6 राज्यों से सीमा साझा करता है। अगर आपको ये सब पता होगा तो आप इसका आंसर बनाकर ले जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 7 राज्य तो खुद होते हैं, तो 7 तो होगा ही नहीं। बचे कितने? 6 राज्य, तो 5 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन देखिए, हर चीज़ आप याद नहीं रख सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप हर चीज़ याद कर लें, क्योंकि हर क्वेश्चन को टेक्निकल फॉर्म से आपको हैंडल करना आना चाहिए। चाहे आप जुगाड़ से याद करें, चाहे टेक्निकल से याद करें, चाहे आप कैसे भी करके याद करें, लेकिन आप हर चीज़ याद नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाइएगा, अपनी बुद्धि पर, अपने विवेक पर थोड़ा जोर डालिएगा, आप क्वेश्चन बनाकर ले जाएंगे। और जितना क्वेश्चन आपके पॉजिटिव होंगे उतने आपके रिजल्ट के चांसेस गोल्डन चांस में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। 6 राज्यों से सीमा साझा करता है। 2 देश कौन से हैं? चीन और भूटान से ये अपनी सीमा भी साझा करता है। तो ये सारी डिटेल आपके सामने मैंने रख दी है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से आपको पढ़ना है, समझना है, कैसे क्वेश्चन को आपको हैंडल करना है, टैकल करना है, वो सब आपको साथ साथ में बताया भी जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? 10वां है, 12वां है,
सॉरी 11वां है, 12वां है या 13वां है। तो अगर हम भारत में राज्यों की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल में राज्य में बिहार का कौन सा स्थान आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 45 का आप राइट आंसर बताएंगे, 13वें नंबर का ये राज्य आता है। और उत्तर प्रदेश कौन से नंबर का आता है क्षेत्रफल में, चौथे नंबर का। सबसे बड़ा है राजस्थान, फिर है आपका मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र और फिर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और 13वें नंबर पे आ जाएगा हमारा पड़ोसी राज्य बिहार। क्योंकि आपको पता होगा उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या है, रोटी बेटी का संबंध है, दोनों क्या है, भाई बहन है, साथ साथ मिलकर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की जलवायु कोपेनबर्ग के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है। ट्रॉपिकल, सवाना, अर्धशुष्क रेगिस्तानी गर्म रेगिस्तान या मानसूनी गर्म ग्रीष्म के साथ। जो भारत की जलवायु कोपेनबर्ग के अनुसार जो जलवायु प्रतिनिधित्व करती है उसको बोलते हैं मानसून गर्म व गर्मी के साथ साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर अवस्थित है। रूस व कजाकिस्तान, रूस व उज्बेकिस्तान, रूस व अजरबैजान और उज्बेकिस्तान में कजाकिस्तान। तो अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर अवस्थित है, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी, यह उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर पड़ता है। आपने अगर मिडिल ईस्ट का अगर आपने नक्शा देखा होगा तो यहाँ पर पड़ेगा कजाकिस्तान और यहाँ पर पड़ेगा उज्बेकिस्तान, तो ये इन दोनों की सीमा पर यहाँ पड़ता है और ऊपर होता है रूस, तो आपको पता होगा तो ये पड़ता है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर। स्टूडेंट आपके मन में डाउट आता होगा कि जब अरल सागर से इनकी सीमा लगती है तो कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कैसे हो सकता है, क्योंकि देखिए वाटर बॉडी से तो ये अपनी सीमा साझा कर रहा है, तो फिर भी सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, कजाकिस्तान। तो देखिए अरल सागर सागर तो है, सागर हम उसी को कहेंगे, उसी वाटर बॉडी को हम सागर कहते हैं, उसी की स्टेट को हम लैंडलॉक कंट्री नहीं कहेंगे जिसकी वाटर बॉडी किसी महासागर से लगती होगी। अरल सागर की जो सीमा है वो किसी भी महासागर से लिंक नहीं होती है, इसलिए अरल सागर को सागर भले ही बोल देते हैं, लेकिन यह सागर तो है, लेकिन इसको हम कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य ही रखते हैं, इसलिए कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। और आपको पता होगा अरल सागर सारा का सारा सूख गया है, क्योंकि अरल सागर से नदी के माध्यम से पानी सारा रूस ले गया है, इसलिए अरल सागर क्या है, सूख गया है। आप ये भी याद रखिए क्योंकि कजाकिस्तान के ऊपर क्या है, अरल सागर है। स्टूडेंट अगर आपको पता होगा जो हमारा अफगानिस्तान ये रूस था, रूस पहले 1991 से पहले ये क्या था, एक USSR था, यानी कि सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। लेकिन रूस से 15 देश टूट गए हैं, जो 5 देश टूटे थे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 देश वही हैं। क्योंकि आपको पता होगा अगर आपने नक्शा देखा होगा तो रूस के नीचे ये सारे के सारे कंट्री स्टेट आते हैं, तो 15 देशों में रूस का विभाजन हो गया था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, यानी कि आपको समान न्याय और निःशुल्क सहायता दी जाएगी तो वो कौन से आर्टिकल के तहत दी जाएगी। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 का क्या या अनुच्छेद 42 का क्या। तो निःशुल्क सहायता आपको किस आर्टिकल के तहत दी जाती है, अनुच्छेद 39 का ए के तहत दी जाती है, और ये आता है हमारे DPSP में। आपको मैं स्टूडेंट ये भी बता दूं कि 42 संविधान संशोधन 1946 के तहत यह आर्टिकल जोड़ा गया था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कौन से आर्टिकल के तहत यह है कानून जोड़ा गया था, तो आप बताएंगे 42 संविधान संशोधन 1946। चलिए आज की हमारी लास्ट स्लाइड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। ये 2 क्वेश्चन आपको सही करने हैं हर हालत में, क्योंकि अंत भला तो सब भला। क्वेश्चन नंबर 49 है, अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 79वें संविधान संशोधन के द्वारा, 82वें संविधान संशोधन के द्वारा, 85वें संविधान संशोधन के द्वारा या 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आर्टिकल 21 से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो आप बताएंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह है अनुच्छेद जोड़ा गया था। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हर एक व्यक्ति को यह सवाल करना है एकदम सही। एक तरफ दी है संस्थाता, दूसरी तरफ दी है इनकी स्थापना वर्ष, कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो आया था 1963 में आया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में आया था।
भ्रष्टाचार निरोध कानून 1985 में आया था। परिवर्तन निदेशालय 1956 में आया था। तो 50 का आप राइट आंसर हमको बताने वाले हैं। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है आप बताएंगे। भ्रष्टाचार कानून जो था ये 1985 में नहीं आया था, तो ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आप देख रहे होंगे परिवर्तन निदेशालय क्या है। आप वर्तमान में ईडी को बहुत ही खबरों में देखते हैं, तो ईडी को क्या है, परिवर्तन निदेशालय बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टेस्ट। मैंने आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। जितनी डिटेल आपको पता होनी चाहिए थी, किस क्वेश्चन को किस प्रकार से हैंडल करना है, किस प्रकार से आप उसको बनाकर लेकर जा सकते हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अपना 100% देने की कोशिश की है। देखिए ये आपको इस बोर्ड पर तो पढ़ाया नहीं जा रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आपको बोर्ड पर भी पढ़ाया जाएगा। उसके लिए आपको परिवार को और बड़ा करना पड़ेगा, साथ में जोड़ना भी पड़ेगा, क्लासेस देखनी भी पड़ेगी, अपना साथ अपना सहयोग बनाना पड़ेगा। आपका चैनल है राज रिजल्ट तक, तो रिजल्ट तक आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी है। आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छे टेस्ट पेपर कराए जाएंगे। ये टेस्ट पेपर आपकी तैयारी में चार चांद लगाएंगे। आपकी तैयारी को परखने के लिए, आपको अपनी वीकनेस पता करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो चलिए टेस्ट पेपर आज आपको 8वां भी मिल जाएगा। और मैं आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम आपसे लेती हूँ विदा। आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत। रिजल्ट तक चैनल पर आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।